हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी के जाने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी होती हैं, 5 राजवंश होते हैं। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी और खिलजी के बाद आते हैं तुगलक। तो आज हमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करनी है और ये जो पूरा एरा है वो 1320 से 1213 तक चलेगा। अच्छा, यहाँ पर भी कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ, कुछ बुक में लिखा है कि 1320 से लेके 1414 तक जो है वो तुगलक डायनेस्टी रही। कुछ बुक में 1320 से लेके 1412 तक लिखा है, कुछ बुक में 1320 से लेके 1413 तक लिखा है। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा, मैंने 2-3 बुक को यहाँ पर कवर किया। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक जिस डायनेस्टी ने रूल किया वो थी तुगलक डायनेस्टी। लगभग 94 ईयर्स, लगभग 94 सालों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया दिल्ली पर। सबसे कम समय तक के लिए लोधी थी, केवल और केवल 30 साल तक, और ये 94 सालों तक था। तो आज हमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। एकदम प्रीलिम्स को और वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है। और अगर आप मेंस राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जो भी मोहम्मद बिन तुगलक है या जो भी यहाँ पर राजा है उनके बारे में आप आसानी से यहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो आप लोगों को परचम के एप्लीकेशन पे जाके इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो तुगलक राजवंश ऐसा राजवंश था जो ऑलमोस्ट पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। आप देख सकते हैं ये लाहौर है, दिल्ली है, अहमदाबाद, दौलताबाद, मद्रास, ये पूरा का पूरा तुगलक डायनेस्टी या तुगलक राजवंश कहलाता है। धीरे धीरे इसका पतन होता जाता है और फिर सिमटकर थोड़ी सी जगह में ही दिल्ली के एरिया में ही रह जाता है। मेनली यहाँ पे 3 मेन रूलर हुए, रूलर और भी थे लेकिन हमें जो पढ़ना है वो केवल 3 के बारे में पढ़ना है। किस किस के बारे में? एक तो जीटी के बारे में, एमबीटी के बारे में और एफटी के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें बात करना है। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 से लेकर 1325 तक रहेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहेंगे और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 एडी तक रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अच्छा, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये आपको खिलजी डायनेस्टी में आते हैं, खुसरो खान। तो खुसरो खान दिल्ली डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड है। इनको हटाकर या इनको मारकर जो गाजी मलिक होता है, जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और अपने आप को टाइटल देता है गयासुद्दीन तुगलक। इसी का नाम गाजी मलक भी होता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, काफिरों को मारने वाला जो कहलाता है गाजी कहलाता है, इसलिए ये अपने साथ भी इस टाइटल को रखते हैं। तो ये गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पहले सुल्तान होते हैं जो अपने साथ गाजी का टाइटल रखते हैं। 1320 में इनको थ्रोन पहनाया जाता है और दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले खिलजी डायनेस्टी में जब ये थे, उस समय की अगर हम बात करें तो ये गवर्नर थे, कहाँ के? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के। ये जो थे क्या थे? गवर्नर थे। गवर्नर है, कोई भी शासक होता है, अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलता जाता है, तो उस तरीके से इनको भी प्रमोशन मिलता रहा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो है खिलजी डायनेस्टी के अंतिम रूलर को मारकर खुद दिल्ली की सल्तनत पे आकर के बैठ गए। अब जब ये सल्तनत पे आके बैठे तो जो मुबारक शाह खिलजी थे, आपने देखा ना कि खिलजी डायनेस्टी में भी अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो राजा थे वो ऐसे ही थे। ठीक है ना, मुबारक शाह खिलजी तो ऐसे थे कि दरबार में लड़कियों का कॉस्ट्यूम पहन के चले जाते थे, अयाशी में एकदम गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसा लुटाया, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जो राजकोष था, वो खाली हो चुका था। ठीक है ना, अगर आपको वेलफेयर के काम करने हैं या फिर सूखा पड़ा है तो अपनी जनता को अनाज देना है या कुछ भी है तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो राजकोष खाली था, तो गयासुद्दीन तुगलक को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा जैसे ही वो गद्दी पर बैठते हैं। तो गद्दी पे बैठने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो उलेमा थे या फिर अमीर वर्ग थे, उनसे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश की, उनको कम्युनिकेट किया, उनको अपने दरबार में शामिल हो किया, जिससे क्या करे, जो जनता है वो विद्रोह ना करे और जो अमीर वर्ग है वो भी विद्रोह ना करे। पहली चीज़ तो इन्होंने ये की।
ये जो थे वो दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने नहरों का निर्माण कराना शुरू किया। तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण भी सबसे पहले किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। ये बहुत लिबरल थे, उदार थे, लेकिन उदार केवल मुस्लिमों के लिए थे और बहुत ही रिजिड थे। किसके लिए? हिंदुओं के लिए। उनका ऐसा मानना था हिंदुओं को ना ज़्यादा धनवान होने देंगे, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो विद्रोह करने लगेंगे, और ना ज़्यादा गरीब होने देंगे, ऐसा ना हो कि गरीब हो जाए वो ज़्यादा और खेती बाड़ी करना छोड़ दें, इसलिए इनको उस तरीके से मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो उदार भी थे और कठोर भी थे। उदार मुस्लिम्स के लिए थे, कठोर हिंदुओं के लिए थे। इसलिए जो बर्नी है, बर्नी ने इनको मध्यमपंथी मतलब मॉडरेट पॉलिसी वाला कहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा काम क्या क्या किए। तो इन्होंने नहरें बनवाई इरिगेशन के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा इन्होंने पोस्टल सर्विस पे, जो डाक विभाग होता है ना, पोस्टल सर्विस पे बहुत ध्यान दिया। इन्होंने हर 3/4 माइल की डिस्टेंस पे एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है ना। जैसे कि अगर कोई कोरियर लेके मुझे भेजना है तो मैं 3.4 माइल जाके दूसरे व्यक्ति को दूंगी, फिर वो 3.5 माइल जाके दूसरे व्यक्ति को देगा। इस तरीके से कम्युनिकेट होते होते मेरा पोस्ट जो है वो पहुंच जाएगा। तो इन्होंने डाक व्यवस्था को बहुत अच्छा कराया। ठीक है, सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। फिर इरिगेशन पे ध्यान दिया, नहरें बनवाई, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, पुलिस वर्क पे ध्यान दिया। इन्होंने जो लैंड टैक्स था, जो ज़मीन पे कर लगाया जाता था, वो 1/3 कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम ऐसा ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि 1/11 टू लेके 1/10 तक ही जो है वो राजस्व में एक बार में वृद्धि करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि जो जमींदार है वो जाके एकदम किसानों पे अत्याचार करने लगे कि हमें रिवेन्यू बढ़ाना है, एकदम मन चाहे वसूल रहे हैं जुर्माना या टैक्स। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो हमारे लैंड रेवेन्यूज को 1/10 से लेकर 1/11 तक ही एक बार में इंक्रीज करना है, ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें नहीं करना है जिससे बर्डन ना पड़े फार्मर पे। ठीक है, चलो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका एक बेटा था, उसका नाम था जौना खां। तो जौना खां को ये भेजते हैं कहाँ पर? वारंगल, मतलब साउथ में जो तेलंगाना वाला रीजन है वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि काकेतर डायनेस्टी है वहाँ पर, आप वहाँ पर जाइए और वारंगल को अपने कब्जे में कीजिए। तो जौना खां जाते हैं, 1321 की बात है, हार जाते हैं। अगले साल फिर जाते हैं 1322 में। तो जौना खान वापस से वारंगल जाते हैं और उस समय वहाँ पे राजा है प्रताप रुद्रदेव सेकेंड। तो उनको 1322 में जो है वो जौना खान वारंगल में उनको हरा देते हैं। और जब हरा देते हैं तो तेलंगाना का वो वारंगल का जो एरिया है उसका नाम पड़ जाता है सुल्तानाबाद। क्या नाम रख देते हैं? सुल्तानाबाद। ठीक है, ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई। या सुल्तानाबाद या फिर इसको सुल्तानपुर के नाम से भी जानते हैं, सुल्तानपुर के नाम से भी जानते हैं। तो वारंगल पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जौना खान को भेजते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी वो जीत जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं। तो जौना खान ये वही जौना खान है जो बाद में जाके MBT कहलाएंगे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली के करीब ही उन्होंने एक तुगलकाबाद शहर भी बनवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, फिर गयासुद्दीन तुगलक के समय विद्रोह बहुत ज़्यादा हुए। लगभग 23 के आसपास ऐसा बोलते हैं कि विद्रोह हुए, जिनमें से 22 जो विद्रोह थे वो तो दक्षिण भारत में ही थे। इन विद्रोहों को शांत करने में वो लगे रहे। तो एक विद्रोह को शांत करने के लिए वो बंगाल में जा रहे थे। ठीक है ना, बंगाल में विद्रोह को उन्होंने शांत किया और बंगाल से लौट रहे थे। तो जौना खान ने उनकी वेलकम करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। 1325 की घटना है। तो लकड़ी का एक महल बनवाया और वहाँ पे उनका वेलकम किया। दिल्ली से जस्ट पहले की घटना है। और क्या होता है, वो लकड़ी का महल जो है वो गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक जो है उसमें दब जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जौना खान ने कि एक कॉन्स्पिरेसी थी दिल्ली की सल्तनत को हड़पने की, इसलिए उन्होंने अपने फादर को मरवाया, ऐसा बोला जाता है। या फिर कुछ कथाएं जो ऐसी हैं, बर्नी वगैरह ऐसा भी लिखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर एक संत रहते थे, सूफी संत, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के रिलेशन बहुत ख़राब थे। तो तुगलक ने दिल्ली से जब बंगाल से वो लौट रहे थे तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया निज़ामुद्दीन औलिया के नाम कि मेरे दिल्ली से पहुँचने से पहले जो है वो अपना पूरा कारोबार वहाँ से समेटो और निकल जाओ, दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तब निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और बिल्कुल दिल्ली में एंटर होने से पहले ही जो है वो गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है 1325 में। ये अलग अलग स्टोरीज चलती हैं। तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की फिर क्या हो जाती है?
डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके जो बेटे होते हैं जौना खान, वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इनको जाना जाता है, जौना खान को। ठीक, अभी जौना खान पूरी दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे, सबसे एजुकेटेड, सबसे विद्वान शासक रहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें अरबी भाषा का ज्ञान होता है, पर्शियन भाषा का ज्ञान होता है। ये फ़िलॉसफी को, एस्ट्रोलॉजी को, मैथ्स को, फिज़िक्स को, सभी विषयों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जब बहुत अच्छे से कोई चीज़ समझते हैं तो ये अपने राज्य में भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की या इनोवेशन करने के काम करते। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, हर बार अनसक्सेसफुल रहे। इसलिए इनको पागल किंग के नाम से भी जानते हैं, पागल सुल्तान। ठीक है, जनता इनसे बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ भी नई पॉलिसी लेकर आते थे इनोवेशन करने के लिए और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती थी, तो इनको पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये क्या क्या इन्होंने इनोवेशन किए और क्या क्या बेचारे के साथ हुआ, ज़रा हम देख लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद 40 दिनों तक इन्होंने 40 डेज तक जो है वो अपना ताजपोशी नहीं करवाई थी। 14 डेज तक ये दुख में बैठे हुए थे, गम में बैठे हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। तो आइए हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। अच्छा, ये विद्वान है तो विद्वान होने के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलर होते हैं, बहुत सारे विद्वानों को भी ये संरक्षण देते हैं, अपने दरबार में रखते हैं। तो एक ट्रैवलर होता है, मोरक्को से आता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है ना, 1333 की बात है। अच्छा, यहाँ पे जो इब्न बतूता, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रहला। तो रहला से भी आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फॉरेन रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए सुल्तान जो है वो रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो चाइनीज़ रूलर के साथ इनके जो दूत वगैरह होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इब्न बतूता को ये जो है वो चाइनीज़ एम्पायर में भेजते हैं, वहाँ पर दूध बनाकर। ठीक है ना, कोर्ट ऑफ द चाइनीज एम्पायर में जो है वो इब्न बतूता को भेजा जाता है 1347 में बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। इनको कई और सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि शैतान का साथी, उलूक खां, जोना खां, सुल्तान आदिल, मैड सुल्तान और अरस्तु ऑफ दिस हिज एरा। तो ये अलग अलग नाम है जिनको मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर चलो हम बात करना शुरू करते हैं। एलिफिस्टन कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, मतलब कुछ हद तक वो मैड थे, ऐसा एलिफिस्टन कहते हैं। कैसे, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले इन लोगों की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। तो ये सोचते हैं कि मैं अपनी कैपिटल जो है वो देवगिरी ट्रांसफ़र कर दूं। अगर मैं अपनी कैपिटल देवगिरी को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मैं नॉर्थ के साथ साथ साउथ को भी नियंत्रण कर सकूंगा, कंट्रोल कर सकूंगा। इसलिए दिल्ली से अपनी कैपिटल देवगिरी ट्रांसफ़र करते हैं और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख देते हैं। तो दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने क्या किया, राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं, इनके दरबार के लोग हैं, उनको दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले जाते, बाद में जनता को लेके आते। आप पूरी जनता को उठा के यहाँ पर पहुँच गए। अब आपने ये नहीं सोचा कि जनता अपने घर को छोड़कर, अपने पुश्तैनी घर ज़मीन को छोड़कर कैसे जाएगी, वो तो दुखी होगी। तो भी आप जनता को ले गए। अब ले तो गए और कुछ समय बाद आपको रियलाइज़ होता है, नहीं यार, अगर हम देवगिरी में रह रहे हैं तो हम दिल्ली पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। और अब वापस आप सोच रहे हो कि मैं दौलताबाद से दिल्ली चले जाऊं। तो पहले दिल्ली से दौलताबाद आते हैं और फिर दौलताबाद से वापस राजधानी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं दिल्ली। मतलब आपका सामान है, एक तरीके से आपने पैक करके एक दूसरी जगह शिफ्ट किया, वहाँ से पैक करके वापस वहीं आ गए, है ना। तो पहला काम इन्होंने ये किया, इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करा। ठीक है, और उसके बाद कुछ समय बाद दौलताबाद से वापस जो है वो दिल्ली अपनी कैपिटल को ले गए। चलो, अब अगली बात ये होती है दोआब का रीज़न। अब इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो समझता है कि दोआब की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है ना, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है दोआब रीजन की जो मिट्टी होती है। तो दोआब रीजन जो है वहाँ के टैक्सेस को हमें इंक्रीज़ कर देना चाहिए, जिससे हमारा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि रेवेन्यू तो खाली है हमारा। तो ऐसा बोला जाता है कि लगभग
परसेंट जो है वो 10 टाइम्स जो है वो दोआब के रीजन में इन्होंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया टैक्सेशन का। ठीक है, अच्छा काम किया। लेकिन जिस साल इन्होंने दोआब के रीजन में टैक्सेशन को इंक्रीज किया उस साल जो है वो बारिश कम हुई, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो अब दोआब के रीजन में भी जब सूखा पड़ गया तो उतनी ज़्यादा खेती हुई नहीं, तो ये जो किसान थे उतना टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उनको अपनी पॉलिसीज़ को वापस करना पड़ा। और जब टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर लिए तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, खेती छोड़ दी। तो ये उनके साथ ड्रॉबैक हुआ, जिसके कारण इनका रिवेन्यू और भी ज़्यादा कम होना शुरू कर दिया। इन्होंने एक कोही एक टैक्स होता है जो कि एग्रीकल्चर में लगाया जाएगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में, खेती में जो टैक्स लगाया जाएगा उसको कोही बोलते हैं। और उस टैक्स के लिए एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवान ए कोही इन्होंने क्रिएट भी किया, दीवान ए कोही। तो क्वेश्चन आएगा कोही क्या है, तो आप बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया गया एक कृषि कर, एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो कोही है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि हम जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था कि हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, ब्लैक मनी को कंट्रोल करके हम डिमोनेटाइजेशन करते, पुराने नोट हमको पूरे दे दो, हम नई करेंसी देंगे। ब्लैक मनी कंट्रोल हुई? नहीं हुई। तो ऐसे यहाँ पे देखो टोकन करेंसी यूज़ करते हैं। इन्होंने बोला कि जो सोने और चांदी के सिक्के हैं उनको हम बंद करते हैं, अब हम कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के यहाँ पे चालू करेंगे। ठीक है ना, कॉपर के सिक्के हम जो है वो चालू करेंगे और गोल्ड और सिल्वर को हम रिप्लेस कर देते हैं। जो केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए जो बड़ा व्यापारी वर्ग है वो ही सोने और चांदी के सिक्के यूज़ करेगा। सोने के कॉइन को दिनार कहा जाता था और सिल्वर के कॉइन को अदल कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने टोकन करेंसी की शुरुआत की। अब टोकन करेंसी जो है वो कॉपर की करेंसी है, उस पर ऐसी कोई शाही मोहर नहीं है कि ये राजमहल के द्वारा जारी की गई है, नहीं, नॉर्मल करेंसी है। तो अगर मैं कोई एक मिंटिंग प्रेस खोल लूँ और उसमें उसको बनाऊँ तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा सकते कि ये नकली है और ये असली है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो जाली सिक्के बनना शुरू हो गए, तो आप ओरिजिनल करेंसी और फेक करेंसी में डिफ्रेंशिएट करना नहीं कर सकते। इसके कारण भी इनकी जो आय थी या इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो एक तरीके से बिल्कुल बंद हो गया या ख़राब हो गया। टोकन करेंसी भी इनकी क्या हुई, सक्सेसफुल नहीं रह पाई। ठीक है, इसके बाद अब ये पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व विजेता बनना चाहते थे। तो विश्व विजेता, भारत विजेता बनने के लिए इन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो है कुर्जाल क्षेत्र, वहाँ पर इन्होंने हमला कर दिया। अब आप हिमाचल प्रदेश में ले जा रहे हो अपनी सेना को, पहले आप ज्योग्राफिकल लोकेशन तो देखो, आपको पहाड़ों से जाना है, बर्फ़ की चादरें हैं, ठंड है, आपकी सेना इतने दिनों तक सर्वाइव करेगी? तो इनकी सेना बेचारी कुछ सर्वाइव नहीं कर पाई। ऐसा बर्नी लिखते हैं कि लौटते समय केवल 10 सैनिक ही शेष रह गए थे, बाकी सारे मारे गए। तो इनका ये जो विजय अभियान था, भारत विजय, वो भी क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। इन्होंने जहांपना शहर की स्थापना भी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ इस तरीके से प्लान थे जो सारे अनसक्सेसफुल थे। दोआब का टैक्सेशन बढ़ाना 1326 में, राजधानी बदलना 1327 में, मंगोलों पर इन्वेजन करना, आक्रमण करना 1328 में, टोकन करेंसी 1329 में। तो ये इनके कुछ अनसक्सेसफुल प्लान थे, इसलिए इनको बोला जाता है कि पागल सुल्तान थे। हालांकि मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि पागल सुल्तान थे, कंडीशंस इनके फेवर में नहीं थी, मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ भी ये करने चाहते थे इसके अपोजिट हो जाता था। तो हम ऐसा कहना ज़्यादा सही रहेगा कि कंडीशंस इनके फेवर में नहीं थी। अब उनको थोड़ी ना पता था कि दोआब में हम टैक्स को बढ़ाएंगे और उस साल बारिश नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से कंडीशन सही नहीं थी। अब इसके बात कर लेते हैं ये सारे धर्मों को, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो हिंदुओं के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार करते थे, है ना। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखते थे। ठीक है, सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखते थे। इनके दरबार में एक जैन मुनि भी रहा करते थे जिनका नाम है जिन प्रभु सूर्य। जिन प्रभु सूरी जो है एक जैन आचार्य थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में रहा करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो कि हिंदुओं के होली फेस्टिवल में शामिल हुआ करता था। साथ ही साथ ये मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अकाल पीड़ितों को सहायता दी। मतलब जो जैसे कि भूखे से मर रहे हैं या बारिश कम हुई तो ड्रॉट से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, सूखे से मर रहे हैं, ऐसे लोगों को सहायता देने का काम भी किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। फिर 1351 में थट्टा के निकट इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती तो एलिफिस्टीन लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट इनके लिए लिखा जाता है।
इसके बाद इनके जो कज़न होते हैं फ़िरोज़ तुगलक, वो गद्दी पर बैठते हैं, फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चचेरे भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने के बाद ये काफ़ी सारे काम करते हैं। इनको दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। जैसे कि हम मुग़ल सल्तनत में अकबर की बात करते हैं कि अकबर काफ़ी सारे वेलफेयर के काम करते हैं, वैसे ही फ़िरोज़ शाह तुगलक भी बहुत सारे वेलफेयर के काम करेंगे, इसलिए एलिफ स्टीन ने इनको सल्तनत युग का अकबर भी कहा है। तो आइए हम फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में कुछ बातें करना शुरू करते हैं। तो जितने सारे टैक्सेस जो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक लगा रहे थे, उन्होंने सोचा यार ये सब किसी काम का नहीं है। इन्होंने पहली चीज़ तो इन सारे टैक्सेस को बंद किया। लगभग 28 टैक्सेस को इन्होंने बंद किया और केवल 4 तरीके के टैक्सेस को ये वसूलते थे। वो 4 प्रकार के टैक्स कौन से थे? पहला था खराज। खराज का मतलब है जो आपका प्रोडक्शन लैंड है, जहाँ से आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हो, उसका 1/10 हिस्सा आप दोगे। दूसरा था खम्स, युद्ध। आप युद्ध लड़ने जाते हो, युद्ध में बहुत सारी धन संपत्ति को लूटते हो, तो 1/5 युद्ध का लूट का सामान 1/5 आपको देना होगा। जजिया, तो ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स इम्पोज किया। तो ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाले पहले सुल्तान कौन थे? एफटी थे। ठीक है। जकात, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, रिलीजियस वर्क के लिए, पर्पस के लिए जकात लगाया जाता था। तो 4 प्रकार के टैक्स उन्होंने लगाए, खराज, खम्स, जकात और जजिया। ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। इसके बाद इन्होंने ये पूरे सल्तनत में पूरे सल्तनत में नहरों का जाल बिछवाने का काम जो है वो किसने किया है? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा नहरें, कुएं, डैम, ब्रिज किसी ने बनवाया है तो वो फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं। इन्होंने इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 150 वेल्स बनवाए, 100 ब्रिजेस बनवाए, 50 डैम्स बनवाए। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तकाबी मतलब जो ग्रांट दिया जाता था कृषि के लिए, उसको भी बंद कर दिया। और ये पहले राजा थे जिन्होंने ब्राह्मण पे क्या लगवाया? जजिया इम्पोज करवाया। इन्होंने कुछ 4 शहरों का निर्माण भी करवाया, फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद। इन 4 शहरों का निर्माण भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराया। अगर मैं बात करूँ, हिसार जो है वो यमुना नदी के किनारे मिलेगा आपको। ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम द सतलज टू द घग्गर, आपको सतलज और घग्गर के बीच में जो है वो जौनपुर जो है वो लखनऊ के आसपास मिलता है ना, गोमती नदी के आसपास, इसे आपको देख लोगे। और घग्गर के किनारे आपको फ़िरोज़ाबाद देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर के काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक अनुवाद डिपार्टमेंट बनाया। अनुवाद डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग आ सकें और आपस में कम्युनिकेट कर सकें, अपने आइडियोलॉजी को, अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र कर सकें। पहली चीज़ इन्होंने की। अब गरीब वर्ग के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कराओ, उनको फ्री में दवाइयाँ दो। तो दार उल सफ़ा जो कि हॉस्पिटल है, दार उल सफ़ा का निर्माण करवाया। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मैरिज ब्यूरो खोला। इन्होंने दीवान खैरात, जो गरीब वर्ग हैं उनको दान करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान खैरात। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोला जिससे बेरोजगार वर्ग को क्या दे सकें? एम्प्लॉयमेंट दे सकें। सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी सिस्टम आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो आपको फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय ही देखने को मिलेगा। इन्होंने 300 छोटे छोटे से टाउन जो है वो फ़िरोज़ाबाद के पास बनवाए और जिसको बाद में हम फ़िरोज़ शाह कोटला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये इन्होंने कई सारे स्कॉलर को अपने दरबार में जगह दी, जैसे कि बर्नी, और बर्नी ने ही पुस्तक लिखी है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। तो बर्नी की पुस्तक का नाम क्या हो गया? तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही निकल गए। इसके अलावा ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन पे मतलब सिंचाई कर लगाना शुरू किया। ठीक है। साथ ही साथ अब जो शाही महल में लोग रहते हैं उनके भी कुछ खर्चे होते हैं, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉयल फैमिली के लिए इन्होंने कुछ कारखाने बनवाए और उन कारखानों में वो दासों को रोजगार देते थे। और दासों के लिए, स्लेव के लिए एक नया से डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवान ए बदागन के नाम से जाना जाता है। तो दीवान ए बदागन जो है फॉर स्लेव के लिए एक नया डिपार्टमेंट, दासों के लिए नया डिपार्टमेंट बनाया। सबसे अधिक दास फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मीनार थी जिसका नाम कुतुब मीनार था, तो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन उसमें क्या हो गई थी? बिजली गिर गई थी, तो ऊपर की 2 स्टोरी जो है वो डैमेज हो गई थी। तो वापस से इन स्टोरीज़ को बनवाने का काम भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1368 AD में
किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने उड़ीसा पे हमला किया। उड़ीसा में हमला करने के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, तो ज्वालामुखी टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से 300 संस्कृत की स्क्रिप्ट को उठाकर लेकर आए और उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया। ठीक है, इसके अलावा मेरठ और टोपरा में जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे उनको ले आए और दिल्ली में उसको शिफ्ट करवा दिया। इसके अलावा इन्होंने इक्ता सिस्टम जो कि चला आ रहा था इल्तुतमिश के समय से, इक्ता सिस्टम को वापस से इम्पोज करना शुरू किया। ठीक है, तो ये काम भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा था। फिरोज शाह तुगलक की अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी, फुतूहत ए फिरोज शाही। साथ ही साथ कुतुब फिरोज शाही जो कि फिजिक्स भाषा से, फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्होंने एक पुस्तक को लिखा। तो फुतूहत ए फिरोज शाही इनको ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इनका एक मोटो था, इनका फिरोज शाह तुगलक का एक मोटो था, इट इज़ बेटर टू बी ट्रेजर ट्रॉप देन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एम्प्टी ट्रेजर ट्रॉप ऑफ गुड फ्रॉम द सॉरफुल हार्ट। खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण हो, दुखी हृदय से अच्छा है कि खाली खजाना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमेशा वेलफेयर के प्रिंसिपल पे ही काम करते थे, इसलिए इनको सल्तनत काल का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर 1388 में क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। और फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद इनके बाद के जितने भी राजा हैं वो ऐसे ही अयोग्य रहते हैं, उतने पावरफुल नहीं रहते हैं, इसलिए दिल्ली सल्तनत का पतन होने लगता है। और जब कोई राजा कमज़ोर हो जाता है तो आस पड़ोस के दूसरे राजा हमला करना शुरू कर देते हैं। तो वही होता है कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ जाती है तो तैमूर लंग जो समरकंद में बैठा हुआ है, तैमूर लंग तुर्की का व्यक्ति, वो भारत पर आक्रमण कर लेता है और दिल्ली सल्तनत को और भी ज़्यादा कमज़ोर करने का काम करता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण सबसे पहला कारण तो यही था कि उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य थे। ठीक है, तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। ठीक है, 1398 में उसी के समय तैमूर लंग का हमला होता है और दिल्ली सल्तनत कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। और दिल्ली सल्तनत के बाद जो है वो सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सैयद वंश और लोधी वंश को साथ में देखेंगे, जिससे आपकी दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत की। आइए अब हम कुछ आर्किटेक्ट देख लेते हैं जो तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। तो सबसे पहले तुगलकाबाद शहर। तुगलकाबाद शहर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। इसके अंतर्गत एक फोर्ट पे बना है जिसमें 56 कोर्ट वॉज बिल्ड हेयर, है ना। 56 कोर्ट का ये एक दुर्ग भी यहाँ पे जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अगला बात कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। मरने से पहले इन्होंने अपना मकबरा तैयार कर लिया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा इन्होंने ही बनवाया था जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है बेगमपुरी की मस्जिद। तो दिल्ली में बेगमपुरी की मस्जिद भी मिलेगी आपको, जो मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, ये स्टैचू दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ऑक्टागोनल दिख रहा है। ये स्टैचू कैसा है, ऑक्टागोनल है। याद रखिए दिल्ली सल्तनत की ये पहली ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है जो कि मार्बल मतलब संगमरमर से बनी हुई है। अब ये चीज़ है क्या, तो देख लेते हैं। ये है खाने जहाँ तिलंगनी का मकबरा। अब ये जो खाने जाना तिलंगनी थे, एक तेलंगाना के ब्राह्मण थे जो फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे और उनकी याद में ही ये ऑक्टागोनल मकबरा यहाँ पर बनाया गया जो कि लाल और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसकी तुलना जेरूसलम की मस्जिद से की जाती है, जेरूसलम की ओमर मस्जिद से इसकी तुलना की जाती है। बारह खम्बा, बारह खम्बा का ये जो बिल्डिंग है ये जो है वो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे बनाया गया है। ये बेसिकली संतों को रहने के लिए और सिक्योरिटी के पर्पस से इसको बनाया गया था। तो बारह खम्बा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया है। जहाँपना ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नई सिटी जो है वो बसाई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ आर्किटेक्ट थे जो तुगलक से संबंधित थे। अब आपको परचम के एप्लीकेशन पे जाना है और आज जो हमने तुगलक डायनेस्टी बात की है, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आप जो है वो एमसीक्यू वहाँ से लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के लास्ट पार्ट नंबर 4 के साथ। थैंक यू।